Okay, so hello everyone, and welcome to this next lecture on semiconductor devices. Last time मैंने lecture post किया था on ripple factor and ripple frequency, और कुछ लोगों ने मुझे उसमें डाउट पूछा है, कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे उनके डाउट्स भेजे हैं, कुछ लोगों को रिपल और रिपल फैक्टर में थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को रिपल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होता है ये समझ में नहीं आया है. सो मैं जस्ट टू स्टार्ट विथ टुडे मैं वो वाला पोर्शन आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ जो कि फिल्टर्स है. राइट, बट फिल्टर जाने के पहले रिपल क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्टर सर्किट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये फिल्टर सर्किट का काम क्या है. ये फिल्टर सर्किट का काम है रिपल को कम करना, इसका काम है रिपल को कम करना. ठीक है, तो मैं जस्ट आपको आई एम जस्ट रिवाइजिंग, सो होपफुली आज के सेशन के बाद आपके रिपल फ्रीक्वेंसी रिपल फैक्टर के डाउट सॉल्व होंगे. और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. आपका जो भी डाउट है, आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये वीडियो लेक्चर से, आप मुझे पूछिए, मुझे बताइए, ताकि आई विल एड्रेस इट इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. करेक्ट. तो प्लीज गाइस, आपका कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए. आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको पोर्शन नहीं समझा है, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ठीक है, सो लेट अस अगेन गो थ्रू इट. सो लेट अस से हमारे पास ऐसा एक वेव फॉर्म है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है. करेक्ट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इस वोल्टेज को बोलेंगे दिस इज अ डीसी वोल्टेज, दिस इज अ डीसी वोल्टेज, या फिर मैं बोलूंगा इट हैज ओनली डीसी कंपोनेंट, it has only DC component, it has only DC component. और इसमें रिपल है क्या, इसमें कोई रिपल नहीं है, नो रिपल प्रेजेंट. हमेशा याद रखना, जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो उसमें रिपल प्रेजेंट नहीं होता. तो नो रिपल प्रेजेंट, नो रिपल प्रेजेंट, या फिर मैं बोलूंगा जीरो रिपल वोल्टेज, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, जीरो रिपल वोल्टेज. तो इसमें सिर्फ डीसी है, रिपल वोल्टेज नहीं है. करेक्ट. अब इसी वेवफॉर्म को अगर मैं कंसीडर करूं, इसी वेवफॉर्म को अगर मैं कंसीडर करूं, और ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ अ कांस्टेंट वेवफॉर्म, इंस्टेड ऑफ अ कांस्टेंट वेवफॉर्म अगर मेरे पास ऐसा कुछ वेवफॉर्म है, ऐसा कुछ वेवफॉर्म है. ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन. ये जब वेरिएशन होता है, वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब वो डीसी वोल्टेज है, उसमें सिर्फ डीसी कंपोनेंट है, रिपल नहीं है. लेकिन जब ऐसा थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, व्हेन देयर इज लिटिल बिट वेरिएशन इन द वोल्टेज, देन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, इट हैज अ डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट, DC component present, also it has a ripple voltage या it has a ripple component. तो इसमें दो चीजें हैं, इसमें DC भी है, इसमें रिपल भी है. आप मुझे बताओ इसमें ज्यादा कौन है, DC ज्यादा है या रिपल ज्यादा है. तो मुझे दिखता है कि वेरिएशन बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि द रिपल इज वेरी स्मॉल. यहाँ पे रिपल है पर वो रिपल बहुत कम है. क्यों कम है, क्योंकि वेरिएशन कम है, वेरिएशन कम है तो रिपल कम है. अगर इसी डायग्राम को मैं रीड्रॉ करने का कोशिश करूं, इसी डायग्राम को इफ आई ट्राई टू लेट अस से रीड्रॉ, इसी ग्राफ को इफ आई ट्राई टू रीड्रॉ, और अब मैं इसको ऐसा कुछ तो मिलेगा. अब इसमें भी डीसी कंपोनेंट है, और अब वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन बढ़ गया है. नाउ द वेरिएशन इन वोल्टेज इज वेरी लार्ज. क्योंकि वेरिएशन इन वोल्टेज इज वेरी लार्ज, मैं बोलूंगा यहाँ पे रिपल कंपोनेंट लार्ज है. करेक्ट, यहाँ पे रिपल कंपोनेंट लार्ज है, और इसका जो एवरेज रहेगा, इस वेवफॉर्म का जो एवरेज रहेगा, मे बी ये वेवफॉर्म का एवरेज आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन. सो जो डॉटेड लाइन रहेगा ये डीसी कंपोनेंट रहेगा. लेकिन अब यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है,
वेरिएशन ज्यादा है मतलब यहाँ पे रिपल ज्यादा है। तो याद रखना, हमको ऐसा कुछ चाहिए होता है जिसमें डीसी कंपोनेंट है, रिपल नहीं है, जीरो रिपल वोल्टेज, रिपल नहीं है। फिर मैंने ये सेकंड एग्जांपल आपको दिया, इसको मैं बोलता हूँ नंबर 1। मैंने नंबर 2 एग्जांपल में आपको क्या बोला, डीसी है लेकिन डीसी के साथ साथ एक छोटा सा वेरिएशन है, तो मैं बोलूंगा डीसी कंपोनेंट है और डीसी के साथ साथ एक रिपल कंपोनेंट है, रिपल कंपोनेंट। और ये रिपल कंपोनेंट कैसा है, ये रिपल कंपोनेंट स्मॉल है। ये रिपल कंपोनेंट को हम लोग एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं। रिपल कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट, रिपल वोल्टेज, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो इसको आप एसी कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि वो वेरिएशन बहुत कम है तो मैं बोलूंगा रिपल कंपोनेंट बहुत कम है या एसी कंपोनेंट बहुत कम है। और मैंने जो आपको थर्ड एग्जांपल दिया है, मैंने जो आपको थर्ड एग्जांपल दिया है, ये थर्ड एग्जांपल, ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल में आप देखोगे तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है, मैं बोलूंगा रिपल कंपोनेंट डीसी तो है ही है। डीसी कैसे मिलेगा सर, इसका एवरेज ले लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज यहाँ का वोल्टेज है 3 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज है सपोज ये है 1 वोल्ट। 3 और 1 का एवरेज क्या होगा, 2 वोल्ट। तो मेरा डीसी कितना हुआ, मेरा डीसी हुआ 2 वोल्ट, मेरा डीसी हुआ 2 वोल्ट। ये उसका एवरेज है, 1 और 3 का एवरेज 1 + 3 / 2। 1 और 3 का एवरेज 2 आएगा, तो 2 हो गया मेरा डीसी कंपोनेंट। तो डीसी कंपोनेंट तो है ही है, पर यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है। सेकंड वाले और थर्ड वाले को कंपेयर करो तो थर्ड वाले में वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि थर्ड वाले में वेरिएशन ज्यादा है, थर्ड वाले में रिपल कंपोनेंट ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया। अब हम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट कैसे मिलता है। हम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर में एक हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, दूसरे हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट नहीं मिलता। करेक्ट, तो एक हाफ साइकिल के लिए मुझे आउटपुट मिला है, दूसरे हाफ साइकिल के लिए मुझे आउटपुट नहीं मिला है। करेक्ट, और ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज वीओ। करेक्ट, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसमें डीसी कंपोनेंट भी है, इसमें डीसी कंपोनेंट भी है। अच्छा, इसका डीसी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज लेके। तो सपोज मैं अभी एवरेज इसमें दिखाता हूँ, आई एम शोइंग एवरेज बाय द रेड लाइन। सपोज इसका एवरेज ये कुछ है, ये डॉटेड लाइन मतलब सपोज ये वेवफॉर्म का एवरेज है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे सर, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं। और इसका कुछ तो एवरेज आएगा, क्योंकि ऐसा समझो कि ये 0 वोल्टेज है, ऐसा समझो ये 0 वोल्ट है, और ऐसा समझो इसका मैक्सिमम वैल्यू मे बी 2 वोल्ट है। करेक्ट, सो 1 वोल्ट के आसपास उसका कुछ तो भी एवरेज आएगा। तो उसका एवरेज मतलब वो हो गया उसका डीसी कंपोनेंट, उसका एवरेज वो मतलब हो गया उसका डीसी कंपोनेंट। तो यहाँ पे डीसी कंपोनेंट है। फिर मैं आपको पूछता हूँ इसमें रिपल है क्या, रिपल कैसे पहचानेंगे, वेरिएशन है क्या। तो वोल्टेज तो वेरी हो रहा है, 0 से 2 तक जाता है, वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो वेरिएशन तो है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डीसी कंपोनेंट भी है और रिपल कंपोनेंट भी है। तो कुछ लोग उसको डीसी कंपोनेंट बोलते हैं, कुछ लोग उसको रिपल कंपोनेंट बोलते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे डीसी कंपोनेंट भी है, यहाँ पे रिपल कंपोनेंट भी है, यहाँ दो कंपोनेंट है। तो आउटपुट में दो लोग प्रेजेंट है, एक डीसी प्रेजेंट है और एक रिपल प्रेजेंट है। रिपल का दूसरा नाम क्या है, रिपल को हम लोग एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं, डीसी को हम लोग एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं। करेक्ट, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमको दोनों हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर ये ऐसा है। अब मुझे बताओ फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये एफडब्ल्यूआर का आउटपुट है। करेक्ट, फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी कंपोनेंट है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, यहाँ पे डीसी कंपोनेंट है, हाँ यहाँ पे डीसी कंपोनेंट है। फिर यहाँ पे रिपल कंपोनेंट है क्या, अच्छा इसका डीसी भी कितना आएगा, तो यहाँ भी अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा। सपोज इसका ये एवरेज इतना कुछ आया सपोज, तो सपोज अगर ये 0 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये इसका कुछ तो भी एवरेज बीच 0 और 2 के बीच में इसका एवरेज आएगा। ठीक है, तो अब फिर से एवरेज कैलकुलेशन में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, एवरेज कैसे निकालते हैं ये आपको कभी कोई पूछेगा नहीं, और उसमें एवरेज है, एवरेज है मतलब डीसी कंपोनेंट है। करेक्ट, तो डीसी निकालने का तरीका है एवरेज निकालो वेवफॉर्म, वेवफॉर्म का एवरेज निकाल लिया मतलब वो डीसी कंपोनेंट। करेक्ट, और इसमें रिपल कंपोनेंट है क्या, डीसी कंपोनेंट तो है, पर इसमें रिपल कंपोनेंट है क्या, इसमें रिपल कंपोनेंट है। क्यों रिपल कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है मतलब यहाँ पे रिपल कंपोनेंट है। सो दिस इज अ डीसी कंपोनेंट, और यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे रिपल कंपोनेंट भी है।
यहाँ पे रिपल कंपोनेंट, आप उसको रिपल कंपोनेंट बोलो या आप उसको एसी कंपोनेंट बोलो, या आप उसको एसी कंपोनेंट बोलो। तो हमेशा याद रखना, जब मैं एसी की बात करता हूँ, एसी हमेशा वेरी होते हैं, एसी कंपोनेंट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी डीसी और रिपल कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है, फुल वेव रेक्टिफायर में भी डीसी और रिपल कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है। हमको चाहिए क्या था, लेकिन हमारा एम है कि हमको सिर्फ डीसी मिलना चाहिए, हमको सिर्फ डीसी चाहिए, हमको रिपल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डीसी चाहिए, हमको रिपल नहीं चाहिए। तो डीसी हमारा कौन सा कंपोनेंट है, डीसी वांटेड, डीसी हमको चाहिए, तो डीसी इज वांटेड कंपोनेंट। रिपल क्या है, रिपल इज अनवांटेड कंपोनेंट, वो हमको नहीं चाहिए। फिर से ये डीसी है, डीसी कौन सा कंपोनेंट है, डीसी हमारा वांटेड कंपोनेंट है। और एसी हमारा कौन सा कंपोनेंट है, एसी हमारा अनवांटेड कंपोनेंट है, जो हमको नहीं चाहिए। करेक्ट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेशियो निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिपल फैक्टर गामा। हम लोग एक रेशियो निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिपल फैक्टर गामा। और गामा क्या है, गामा होता है आरएमएस वैल्यू, क्योंकि एसी के लिए हम लोग हमेशा, जैसे डीसी के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, डीसी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, डीसी कंपोनेंट के लिए एवरेज लेते हैं, वैसे एसी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, एसी कंपोनेंट के लिए हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम आरएमएस का फुल फॉर्म बताया था, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस लेते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, मैंने एसी कंपोनेंट लिखा है, आपको एसी नहीं रखना है तो आप रिपल कंपोनेंट भी लिख सकते हो या रिपल वोल्टेज भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है, होल डिवाइडेड बाय द डीसी कंपोनेंट। सो न्यूमरेटर में कौन सा कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट, डिनोमिनेटर में कौन सा कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट। सो ये कौन सा रेशियो है, अनवांटेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वांटेड कंपोनेंट। एसी कौन सा है, अनवांटेड कंपोनेंट, डीसी कौन सा है, वांटेड कंपोनेंट। तो रिपल फैक्टर किसका रेशियो है, अनवांटेड कंपोनेंट टू वांटेड कंपोनेंट, दैट इज इट इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो रिपल फैक्टर कैसे निकाला, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट। अब मेरे पास दो वैल्यूज है A1 और A2, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज आएगा A1 प्लस A2 बाई 2, और एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज को हम लोग बोलते हैं डीसी कंपोनेंट, एवरेज को हम लोग बोलते हैं डीसी कंपोनेंट। और इसका आरएमएस कैसे निकालोगे, आरएमएस के नाम में सब कुछ है, आरएमएस मतलब रूट, आरएमएस मतलब रूट, आर स्टैंड्स फॉर रूट, तो मैंने अंडर रूट ले लिया, एम स्टैंड्स फॉर मीन, मीन मतलब ऐड करके डिवाइड बाय 2, और स्क्वायर, स्क्वायर मतलब मैं यहाँ पे लूंगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दैट इज हाउ आरएमएस इज कैलकुलेटेड। रूट मीन, और मीन किसका लेना है, A1 A2 का नहीं, A1 A2 के स्क्वायर का मीन लेना है, तो इट विल बी रूट मीन स्क्वायर, राइट, इट विल बी रूट मीन स्क्वायर, दैट इज हाउ आरएमएस इज कैलकुलेटेड। और ये आरएमएस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, आरएमएस वैल्यू हम लोग यूज करते हैं फॉर एसी कंपोनेंट। तो एसी का वैल्यू कैसे निकालना है, आरएमएस लेके, रूट मीन स्क्वायर लेके एसी लेना है। डीसी कैसे लेना है, डीसी हमेशा एवरेज से आता है, और फिर इसका रेशियो लेना है, एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, और डीसी मतलब ही एवरेज वैल्यू। एसी का कौन सा वैल्यू लेना है, आरएमएस वैल्यू, एसी का डीसी, एसी के लिए एवरेज वैल्यू नहीं लेते, डीसी के लिए कभी आरएमएस नहीं लेते, डीसी के लिए हमेशा एवरेज लेना है, एसी के लिए आरएमएस, सॉरी एसी के लिए एवरेज, तो क्या बोल रहा हूं मैं, डीसी के लिए एवरेज वैल्यू लेना है और एसी के लिए आरएमएस वैल्यू। और इससे ये रेशियो निकालना है, ये जो हमारा रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज रिपल फैक्टर गामा, दिस रेशियो इज रिपल फैक्टर गामा। अब अच्छा रेक्टिफायर कौन सा, तो अच्छा रेक्टिफायर वो होगा, गामा कम है तो मैं उस रेक्टिफायर को गुड रेक्टिफायर बोलूंगा, इस रेक्टिफायर का गामा कम है, उस रेक्टिफायर को मैं गुड रेक्टिफायर बोलूंगा। गामा रिपल फैक्टर कम है तो रेक्टिफायर अच्छा है। मैंने आपको फिर बताया था
कि हाफ वेव रेक्टिफायर का गामा कितना होता है 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर का गामा कितना होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का गामा होता है 0.785। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू लेंगे, डीसी कंपोनेंट लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब ये सब कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये वैल्यूज आप याद रखो, आपको याद नहीं रहे तो भी चलता है। ठीक है, तो 1.21 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 0.785 याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, ये सब आपके सिलेबस में है ही समझने के। तो अच्छा कौन सा रेक्टिफायर है जिसका रिपल फैक्टर कम होता है, वो अच्छा रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर, देन हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कम है, जिसका रिपल फैक्टर कम है वो अच्छा माना है, जिसका रिपल फैक्टर ज्यादा है वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल कंपोनेंट रिपल फैक्टर कम है तो वो अच्छा रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर ज्यादा है तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है रिगार्डिंग रिपल फैक्टर। इससे परे है ना, कुछ लोगों ने क्या किया, रिपल फ्रीक्वेंसी को रिपल से और रिपल फैक्टर से जोड़ दिया। ये रिपल फैक्टर अलग चीज है और रिपल फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। अब सबसे पहले मैं आपको रिपल फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ। ठीक है, रिपल फ्रीक्वेंसी समझने के लिए, रिपल फ्रीक्वेंसी समझने के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी समझने के लिए पहले वेवफॉर्म समझो। हमारा इनपुट कैसा है, हमारा इनपुट ऐसा है ना, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। हमारा इनपुट कैसा है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, और ये ऐसे चलता है। दिस इज अवर इनपुट। ठीक है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, और ये चलते जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इनपुट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके बनता है वन साइकिल। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके बनता है वन साइकिल, इसको मैं बोलता हूँ वन साइकिल। फिर ये वाला कितना है, ये कितना है, दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल। इसको मैं क्या बोलूंगा, फिर इसको मैं बोलूंगा हाफ साइकिल। फिर इसको मैं यहां तक वाले को क्या लूंगा, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। फिर ये यहां तक वाले साइकिल को मैं क्या लूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्वार्टर साइकिल, क्वार्टर 1/4, ये क्वार्टर साइकिल हो गया, ये भी क्वार्टर साइकिल हो गया। फिर ये भी, ये नेगेटिव मैक्सिमम तक ये भी क्वार्टर साइकिल हो गया, और ये भी क्वार्टर साइकिल हो गया। तो एक साइकिल में दो हाफ साइकिल होते हैं, एक इसमें दो हाफ साइकिल होते हैं, या फिर चार क्वार्टर साइकिल होते हैं। एक साइकिल में दो हाफ साइकिल होते हैं या क्वार्टर साइकिल होते हैं। ठीक है, अब मुझे आपको समझाना है रिपल फ्रीक्वेंसी। अरे सो रिपल फ्रीक्वेंसी के लिए मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले ड्रॉ करता हूँ। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सपोज ऐसा कुछ, तो सपोज दिस इज हाफ वेव, सपोज ये हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा, दिस इज सपोज हाफ वेव HWR। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये क्या है, आउटपुट है VO, राइट। और फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में भी ऑलमोस्ट मुझे सेम ही चीज मिलता है। और सपोज ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ भी एक साइकिल रहेगा, सॉरी, यहाँ भी एक साइकिल रहेगा, फिर यहाँ भी एक साइकिल रहेगा, ये हो गया फुल वेव। अब मैं सपोज बोलता हूँ ये है 1 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, तो ये वाला ड्यूरेशन भी क्या है, सपोज ये है 1 सेकेंड, मैंने ऐसा अज्यूम किया, ठीक है, ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन। मुझे बताओ 1 सेकेंड में आपको कितने हाफ साइकिल मिले। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 सेकेंड में आपको एक हाफ साइकिल मिला, और कौन सा हाफ मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला आपको 1 सेकेंड में, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला आपको। यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना मिला, यहाँ पे 1 सेकेंड में एक एक,
आपको दो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले, आपको दो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले, करेक्ट। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 सेकंड में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला और फुल वेव रेक्टिफायर में 1 सेकंड में दो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले। क्लियर? आपको दो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर आपने एक 1 सेकंड इतना ही क्यों लिया सर, ज्यादा क्यों नहीं लिया? फिर कुछ लोग मेरे को ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं सर व्हाट्सएप पे, सर 1 सेकंड में 2 ही क्यों लिए सर, 4 क्यों नहीं लिए? तो अभी मैं मेरे 1 सेकंड का डेफिनेशन मैं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अब ये वाला 1 सेकंड है, इतना ड्यूरेशन 1 सेकंड है, तो फिर यहाँ पे वो उतना ड्यूरेशन ये इतना हो जाएगा, ये 1 सेकंड है। तो दोनों में ड्यूरेशन मैंने सेम लिया। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो 1 सेकंड में कितनी हाफ साइकिल आई, तो अब 1 सेकंड में दो हाफ साइकिल है, दो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, करेक्ट। यहाँ पे 1 सेकंड में कितने हाफ साइकिल आई, काउंट करो, काउंट करो, 1 2 3 और 4, तो 1 सेकंड में यहाँ पे 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब, तो अगर आप कंपेयर करो, अगर यहाँ पे एक हाफ साइकिल मिली तो यहाँ पे दो हाफ साइकिल मिलेगी, अगर यहाँ पे दो हाफ साइकिल मिली तो यहाँ पे 4 हाफ साइकिल मिलेगी, करेक्ट। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर मुझे F पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिली, अगर मुझे F पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिली इन 1 सेकंड, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर मुझे F पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिली 1 सेकंड में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे कितनी हाफ साइकिल्स मिलेगी 1 सेकंड में, तो मुझे 2F मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक मिलती थी तो यहाँ दो मिलती थी, यहाँ दो हाफ साइकिल मिली तो यहाँ पे 4 हाफ साइकिल मिलेगी, यहाँ पे अगर F हाफ साइकिल है तो यहाँ पे 2F हाफ साइकिल मिलेगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मुझे मिलेगी 2F पॉजिटिव हाफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, तो जितनी वहां मिलेगी उसका डबल यहाँ मिलेगी। अब फ्रीक्वेंसी, मैं बोल रहा हूँ रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? रिपल फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स पर सेकंड। रिपल फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स पर सेकंड, करेक्ट। तो एक सेकंड में कितनी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स है ये हमको देखना है। तो एक सेकंड में कितनी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स है उसको हम लोग रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मुझे बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो मैं पूछूंगा कितनी हाफ साइकिल्स मिलती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो कितनी मिलेगी रिपल फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी? F मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे F साइकिल्स पर सेकंड मिलती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में F साइकिल्स पर सेकंड मिलती है, इसलिए F लिखा। और फुल वेव रेक्टिफायर में की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? तो कितनी हाफ साइकिल्स मिलती है पर सेकंड फुल वेव में? तो रिपल फ्रीक्वेंसी है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी हाफ साइकिल्स मिलती है फुल वेव रेक्टिफायर में? दैट इज 2F। तो ये हो गया रिपल फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी अगर F है तो फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी 2F होता है। दिस इज अबाउट रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो जस्ट टू रिकैप, पहले एग्जांपल में मैंने कांस्टेंट वोल्टेज लिया था। कांस्टेंट वोल्टेज में सिर्फ डीसी कंपोनेंट होता है, रिपल कंपोनेंट नहीं है, रिपल वोल्टेज नहीं है, रिपल नहीं। सेकंड एग्जांपल में मैंने डीसी के ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन लिया, क्योंकि वेरिएशन इज स्मॉल, मैंने यहाँ पे कहा है कि डीसी कंपोनेंट इज स्मॉल। फिर वेरिएशन ज्यादा रहा तो मैं बोलूंगा डीसी तो है, डीसी के साथ साथ लार्ज रिपल कंपोनेंट, करेक्ट। और डीसी कैसे निकालते हैं? डीसी निकालने के लिए एवरेज लेना है, एसी निकालने के लिए आरएमएस लेना है। तो मैंने आपको एवरेज और आरएमएस का कैलकुलेशन भी बताया है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डीसी है, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है, ये डॉटेड लाइन उसका डीसी आएगा। 0 से 2 के बीच में उसका वैल्यू आएगा, कितना आएगा कैसे आएगा उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, करेक्ट। तो उसमें डीसी है और उसमें रिपल कंपोनेंट है। क्यों रिपल कंपोनेंट है? क्योंकि वेरिएशन है।
हाफ वेव रेक्टिफायर में भी डीसी कंपोनेंट है। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है ये डीसी कंपोनेंट है, तो उसमें डीसी है और उसमें वेरिएशन भी है। वेरिएशन है मतलब उसमें रिपल कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें से हमको चाहिए कौन सा कंपोनेंट, हमको डीसी चाहिए। हमको कौन सा नहीं चाहिए, हमको रिपल कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो रिपल कंपोनेंट क्या होता है, रिपल कंपोनेंट अनवांटेड कंपोनेंट होता है, डीसी कंपोनेंट वांटेड कंपोनेंट होता है। ठीक है, डीसी कंपोनेंट वांटेड कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग एक नया डेफिनेशन लाए और वो नया डेफिनेशन है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, तो रिपल फैक्टर का डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट। अब DC कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, एवरेज लेके। एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास दो नंबर्स है A1 A2, अगर मेरे पास दो नंबर्स है A1 A2 तो उनका एवरेज कितना आएगा, A1 प्लस A2 बाई 2। इस एवरेज को आप लोग बोल सकते हो DC कंपोनेंट। AC कंपोनेंट का RMS कैसे निकालेंगे, इट इज अंडर रूट ऑफ रूट मीन स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ, मैंने मीन भी लिया है पर किसका मीन लिया है, स्क्वायर का। करेक्ट, तो रूट लेके A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर करके उसका मीन लिया, ये हो गया RMS वैल्यू। और RMS वैल्यू किसके लिए यूज करते हैं, AC कंपोनेंट। तो न्यूमरेटर में आपको लेना है RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड बाय द DC वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। करेक्ट, इससे आपका क्या निकलेगा, इससे आपका कैलकुलेट होगा गामा। गामा मतलब क्या है, गामा मतलब है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्यों निकालते हैं सर, रिपल फैक्टर से मुझे पता चलता है अच्छा रेक्टिफायर है कि बुरा रेक्टिफायर है। मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा है क्या, अगर उसका रिपल फैक्टर कम है तो वो अच्छा रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर ज्यादा है तो बुरा रेक्टिफायर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको वैल्यूज दिया है। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है 1.21, फुल वेव का रिपल फैक्टर है 0.785। तो कौन सा बेटर है, हाफ वेव रेक्टिफायर बेटर है। क्यों बेटर, सॉरी कौन सा बेटर है, फुल वेव रेक्टिफायर बेटर है। फुल वेव रेक्टिफायर बेटर क्यों है, क्यों फुल वेव रेक्टिफायर बेटर है, क्योंकि उसका रिपल फैक्टर कम है हाफ वेव से। तो फुल वेव रेक्टिफायर इज अ बेटर रेक्टिफायर देन हाफ वेव। उसके बाद रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे समझेंगे, अब एक सेकंड में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में एक साइकिल मिली तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक सेकंड में दो साइकिल मिलेगी। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सेकंड में दो साइकिल मिली तो फुल वेव में 4 मिलेगी। इसका मतलब अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको F साइकिल्स मिली एक सेकंड में तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितनी साइकिल्स मिलेगी, 2F साइकिल्स मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर। और रिपल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी हाफ साइकिल मिलती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी हाफ साइकिल मिलती है एक सेकंड में, अगर F मिलती है तो फुल वेव में कितनी मिलेगी, वो 2F। सो हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी F होता है और फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी 2F होता है। ये आपको होपफुली रिपल फैक्टर का डेफिनेशन आपको समझ में आया है। रिपल फैक्टर अलग चीज है, रिपल फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, दोनों को क्लब करके मत दें। रिपल फैक्टर में हम लोग दो वैल्यूज का रेशियो ले रहे हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी में कितनी साइकिल्स पर सेकंड है ये देख रहे हैं। फिर से बोलता हूँ, रिपल फैक्टर में हम लोग RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट इसका रेशियो ले रहे हैं। ये रेशियो ले रहे हैं अच्छा रेक्टिफायर है कि बुरा रेक्टिफायर है निकालने के लिए, वो एक अलग चीज है। रिपल फ्रीक्वेंसी में हम नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स पर सेकंड ले रहे हैं। ये क्लियर है, आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर। करेक्ट, अब फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम है रिपल कंपोनेंट को, रिपल कंपोनेंट को कम करना, मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करना या रिमूव करना। तो हमने देखा है हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों के आउटपुट में रिपल कंपोनेंट है डीसी के साथ। डीसी वांटेड है, रिपल अनवांटेड है। फिल्टर का सर्किट क्या करता है, फिल्टर सर्किट रिपल कंपोनेंट को रिमूव करता है या रिपल कंपोनेंट को मिनिमाइज करता है। ठीक है, अब कैसे रिमूव करता है या कैसे मिनिमाइज करता है ये समझने के पहले मैं आपको हमारे घर का वाटर टैंक का एग्जांपल देता हूँ।
ओवरहेड वाटर टैंक। हम सब के घर में हमारे टेरेस पे एक वाटर टैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। सपोज ये आपके घर का टैंक है, ठीक है, ये आपके घर का टैंक है, ठीक है। अभी टैंक में बेसिकली एक ये इसका आउटलेट है, ठीक है, ये आउटलेट है। टैंक के सबसे नीचे पार्ट में एक आउटलेट होता है और यहाँ पे ऊपर पार्ट में इनलेट होता है। तो इनलेट से क्या होगा, इनलेट से पानी आएगा, हम टैंक को भरेंगे तो इनलेट से पानी आएगा, इनलेट से पानी आएगा तो हम टैंक को भर के रखेंगे, करेक्ट। हम टैंक को भर के रखेंगे और फिर ये टैंक का पानी हम लोग यूज करते हैं, ये टैंक का पानी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं अभी मेरे घर का वाटर टैंक का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, है ना, आपके घर का देखते रहो, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग मशीन चालू करते हैं, मशीन चालू करते हैं तो वाटर टैंक भरता है। तो मेरे घर में 10 मिनट, सपोज 15 मिनट हो गए, 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, वाटर टैंक को भरने के लिए। सो टू फिल द टैंक, टैंक को भरने के लिए 15 मिनट लगते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ चार्जिंग, है ना, चार्जिंग। क्योंकि वाटर टैंक में मैं पानी भर रहा हूँ तो इसको हम लोग हमारे साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ द टैंक। चार्जिंग ऑफ द टैंक मतलब टैंक को हम लोग पानी से भर रहे हैं। टैंक को पानी से भरने के लिए मैंने मोटर चालू की, 15 मिनट में टैंक मेरा फुल हो गया। जैसे मेरा टैंक फुल हो गया मैं मोटर बंद कर दूंगा, 15 मिनट में मेरा टैंक फुल हो गया। अब टैंक फुल होने के बाद क्या होगा, हम लोग दिन भर वो पानी हमारे वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में, हमारा जो किचन में नल होता है वो सबसे हम लोग धीरे धीरे पानी यूज करते हैं। तो 15 मिनट टैंक को भरने के लिए लगता है। टैंक को खाली होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो जैसे अगर हम लोगों ने 15 मिनट में टैंक भर दिया तो 4 घंटे या 5 घंटे तक, तो मे बी मैं बोलता हूँ 5 आवर्स तक हम लोग वो पानी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। 5 आवर्स तक हम लोग पानी यूज कर सकते हैं। हो सकता है मे बी 5 आवर्स के बाद वो पानी खत्म हो जाए तो हमको फिर से उसको चालू करना पड़ता है। तो 5 घंटे में हमारी टंकी खाली हो जाती है। हम लोग इतना पानी यूज करते हैं अगर कि 5 घंटे में वो खाली हो जाती है, तो 5 घंटे में टैंक क्या हुआ, टैंक एम्प्टी हो गया। तो 5 घंटे मुझे लगते हैं भरे हुए टैंक को एम्प्टी करने के लिए बाय यूजिंग द वाटर, है ना। मैं जबरदस्ती नल खुला नहीं रखूंगा वो पानी वेस्ट करने के लिए। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 15 मिनट में वाटर टैंक फिल होता है। 15 मिनट में वाटर टैंक फिल होने के बाद एक 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे के बाद तो धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग यूज करते रहेंगे धीरे 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 वो टैंक खाली होगा। टू एम्प्टी द टैंक, टू एम्प्टी द टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मैं किस चीज का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मैं प्लॉट कर रहा हूं वाटर लेवल इन टैंक, वाटर लेवल इन टैंक। मैं वाटर लेवल का अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मिनट में इसको चार्ज कर रहे हैं। सपोज सपोज ये इसका मैक्सिमम लेवल है, 15 मिनट में हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ उसको, सपोज ये 15 मिनट में चार्ज हो गया और फिर धीरे 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 हम लोग पानी यूज करते रहेंगे, धीरे 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 ये डिस्चार्ज होगा, तो पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म होने के बाद आप फिर से क्या करोगे, हम लोग फिर से उसको चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे मतलब भरेंगे और फिर इसे धीरे 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 धीरे। तो मुझे यहाँ पे बोलना आपको एक ही चीज है, नेचर में नेचुरली, है ना। आप हमारे डैम्स का भी एग्जांपल लो, हमारे यहाँ डैम्स होते हैं पानी स्टोर करने के लिए। बारिश का पानी डैम्स में स्टोर होता है। बारिश कितने महीने गिरती है हमारे लिए, 1 महीने 2 महीने बारिश गिरती है, 4 महीने हम बोलते हैं, पर मोस्टली 90% ऑफ द रेनफॉल 2 महीने में गिरता है। तो 2 महीने में हमारे डैम्स फुल हो जाते हैं। फिर अगले 10 महीने हम लोग उनको यूज कर करके खाली कर देते हैं, ठीक है। फिर बारिश में 2 महीने में वो डैम फुल हो जाता है, फिर अगले 10 महीने हम लोग उसको यूज करते हैं। तो आपके घर का वाटर टैंक हो या हमारा डैम हो या ऐसा कोई भी चीज हो, वो चार्ज जल्दी होता है और डिस्चार्ज होने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। डैम को चार्ज 2 महीने में होता है, डिस्चार्ज 10 महीने में। हमारा जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो 15 मिनट में भर के ओवरफ्लो हो जाएगा और उसको यूज करने के लिए 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बाद वो एम्प्टी होगा, डिस्चार्ज। तो चार्जिंग ये फास्ट होता है, डिस्चार्जिंग में स्लो होता है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या फालतू एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत काम का एग्जांपल है।
ये काम का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एक नया चीज विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटर, कैपेसिटर और कंडेंसर। कोई इसको कंडेंसर बोलता है, कोई इसको कैपेसिटर बोलता है, मैं इसको कैपेसिटर बोलता हूँ। तो कैपेसिटर ऐसा कुछ होता है, जैसे टैंक में क्या स्टोर करते हैं, वाटर, वैसे कैपेसिटर में क्या स्टोर करते हैं, कैपेसिटर में हम लोग स्टोर करते हैं चार्ज को। तो ऐसा समझो ये कैपेसिटर नहीं है, ये टैंक है, और ये टैंक में हम पानी स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये टैंक में हम लोग चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो हमारे घर के ऊपर जो है वो वाटर स्टोरिंग टैंक है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज टैंक, और ये चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ये स्टोर करता है, करेक्ट। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, तो स्टोरेज मतलब दो वर्ड्स आएंगे, कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करेंगे और फिर कैपेसिटर को धीरे 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 डिस्चार्ज करेंगे। जैसे वाटर टैंक को हम लोग 15 मिनट में चार्ज करते हैं, वाटर टैंक को 15 मिनट में हम लोग चार्ज करते हैं, फिर दिन भर का टाइम लगता है उसको धीरे 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 डिस्चार्ज होने में, करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट इज। वैसे ही कैपेसिटर को, कैपेसिटर में हम लोग वोल्टेज का लेवल देखते हैं, वोल्टेज, करेक्ट। तो कैपेसिटर में क्या होगा, जैसे पानी हम लोग चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर धीरे 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 ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, करेक्ट। सिर्फ डिफरेंस ये है, दिस इज वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो दिस इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कम टाइम में इसको मैं बोलता हूँ चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, इसको मैं बोलता हूँ चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, और इसको मैं बोलता हूँ डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जैसे पानी हमारा टैंक 15 मिनट में भर जाता है और 5-6 घंटे बाद खाली होता है, वैसे कैपेसिटर जल्दी चार्ज होता है और धीरे 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 डिस्चार्ज होता है। हमारे टैंक में हम लोग वाटर स्टोर करते हैं, कैपेसिटर भी एक टैंक के जैसा है, इसमें पानी नहीं, इसमें चार्ज या वोल्टेज स्टोर होता है, ठीक है। कैसे स्टोर होता है सर, क्या होता है सर, कैसे, ये सब आपको समझना है, आप सिर्फ उसका यूज समझो, ठीक है। कैपेसिटर का यूज क्या है, कैपेसिटर चार्ज होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर डिस्चार्ज होने के बाद ऐसे रखेंगे क्या उसको, नहीं, फिर डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग उसको फिर से रिचार्ज करेंगे, फिर से हम लोग उसको बोलेंगे चलो भाई चार्ज हो जाओ, तो तुम्हारा काम है चार्ज एंड, फिर से चार्ज करेंगे, फिर वो धीरे 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 डिस्चार्ज होता है, ये उसका काम है, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। सो लेकिन हमेशा याद रखना, चार्जिंग ये फास्ट होता है, डिस्चार्जिंग ये स्लो होता है, चार्जिंग इज फास्ट इन नेचर, डिस्चार्जिंग इज स्लो इन नेचर। आप कुछ भी मतलब आप कैसे भी देख लो, चार्जिंग हमेशा फास्ट होता है, पानी देखो, कैपेसिटर देखो, करंट देखो, वोल्टेज देखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो, चार्जिंग इज फास्ट, डिस्चार्जिंग इज स्लो, ठीक है। तो फास्ट चार्ज होगा और धीरे 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 ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर होता है। अब फिल्टर सर्किट कैसे बनेंगे, तो फिल्टर सर्किट में, फिल्टर सर्किट में सबसे पहले, फिल्टर सर्किट में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले होता है रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव भी हो सकता है, ये फुल वेव भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर को कौन सा इनपुट लगाते हैं हम लोग, रेक्टिफायर को एसी इनपुट लगाते हैं वी, ठीक है। और ये रेक्टिफायर मुझे कैसा आउटपुट देगा, ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये रेक्टिफायर मुझे ऐसा आउटपुट देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टिफायर के आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाता हूँ, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं, इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं फिल्टर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर में रेक्टिफायर लेना है और रेक्टिफायर के आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा देना है, ये बन गया फिल्टर सर्किट। अब कैपेसिटर लगाने से क्या हो, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ये ऐसा कुछ है, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, दिस इज आउटपुट ऑफ हाफ वेव, दिस इज आउटपुट ऑफ हाफ वेव।
तो हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा, राइट। मे बी नेक्स्ट वाला ऐसा कुछ, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। सो दिस इज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कैपेसिटर लगाने से क्या होगा? सबसे पहले कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये ऐसा धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होगा। कहां तक चार्ज होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा। तो यहां तक कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो ये है चार्जिंग। तो यहां तक क्या हो रहा है? यहां तक हो रहा है चार्जिंग। सो दिस इज चार्जिंग। और ये कितना वोल्टेज है? ये मैक्सिमम वोल्टेज है। सपोज ये वोल्टेज को मैं बोलता हूँ वीएम, यह आपका आउटपुट वोल्टेज वीएम। तो यहाँ तक क्या होता है? तो कैपेसिटर चार्ज हुआ। कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हुआ? मैक्सिमम, है ना। टैंक कितना चार्ज कर सकते हो? पानी का टैंक 100 लीटर का टैंक है, तो कितना भर सकते हो? 100 लीटर ही पानी भर सकते हो, करेक्ट। 110 भरोगे तो ओवरफ्लो। वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? वीएम। तो कैपेसिटर कौन से वोल्टेज तक चार्ज हो सकता है? कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज होगा। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? वीएम, है ना। टैंक हमारा 100 लीटर का है, मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो? 100 लीटर। वैसे कैपेसिटर में यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज वीएम है। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज रेक्टिफायर का मैक्सिमम वोल्टेज वीएम है। तो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हुआ? वीएम तक चार्ज हुआ। चार्ज फास्ट होता है। अब डिस्चार्ज कैसे होगा? डिस्चार्ज धीरे होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। फिर ये क्या होगा? फिर ये चार्ज होगा। कहाँ तक चार्ज होगा? ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हुआ। तो फिर से ये छोटा सा चार्जिंग हुआ है, फिर से छोटा सा चार्जिंग हुआ है। फिर ये धीरे 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 डिस्चार्ज होते रहेगा। फिर ये धीरे 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 डिस्चार्ज होते रहेगा फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव ऑक्साइड। फिर ये चार्ज होगा और फिर ये डिस्चार्ज होगा, करेक्ट। और ये वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिलता है। सो यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा मुझे? यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा? ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट मिलेगा कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर ये स्लोली डिस्चार्ज हुआ, फिर ये चार्ज हुआ, फिर ये स्लोली डिस्चार्ज हुआ, फिर ये चार्ज हुआ, फिर ये स्लोली डिस्चार्ज हुआ, फिर ये चार्ज होगा, फिर ये स्लोली डिस्चार्ज होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे जो वोल्टेज मिलेगा वो ऐसा कुछ तो भी मिलेगा। तो अगर आप देखोगे कैपेसिटर लगाने के कारण क्या हुआ? मेरा जो वेरिएशन था वो कम हो गया है। वेरिएशन कम हो गया। वेरिएशन कम हो गया मतलब यहाँ पे रिपल कम हो गया, करेक्ट। तो पहले देखो ना, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ तक? यहाँ तक वेरी होता, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ तक वेरी हो रहा है, करेक्ट। सपोज ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा था, ये ज्यादा वेरिएशन था। कैपेसिटर लगाने के कारण वो जो वेरिएशन है वो कम हो गया है। सो फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर का काम है टू रिड्यूस, फिल्टर का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू रिड्यूस voltage variation at the output, or it is used to minimize ripple at the output। तो देखो ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में वेरिएशन ज्यादा था। कैपेसिटर लगाने के बाद क्या हुआ? कैपेसिटर लगाने के बाद डिस्चार्ज स्लो होता है। तो देखो दिस वोल्टेज, ये जो हमको वोल्टेज मिला है, दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और वेरिएशन किसमें ज्यादा है? अभी हाफ वेव के कारण वेरिएशन ज्यादा है कि कैपेसिटर के बाद वेरिएशन ज्यादा है? तो कैपेसिटर के पहले वेरिएशन ज्यादा है, कैपेसिटर के कारण वेरिएशन कम हुआ। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है, स्लो डिस्चार्ज होता है। स्लो डिस्चार्ज के कारण मुझे ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट वोल्टेज के जैसे मिल रहा है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग यहाँ पे होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होने के कारण मुझे ये ऐसा वेवफॉर्म मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएशन कम हुआ है, मतलब रिपल फैक्टर कम हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ फिल्टर वर्क्स। फिल्टर मतलब कुछ नहीं है, फिल्टर में हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया है
कैपेसिटर लगाने के कारण वेरिएशन कम होता है, वेरिएशन कम होता है मतलब रिपल कम होता है। वेरिएशन कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज होता है और स्लोली डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण ऐसा हमको मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया? वेरिएशन कम हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएशन था, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएशन था, अब जो वेरिएशन है वो सिर्फ इतना है, करेक्ट? ये सिर्फ इतना है, नेक्स्ट में इतना है बस। तो दिस इज द वेवफॉर्म वी आर गेटिंग, दिस इज द वेवफॉर्म। और ये वेवफॉर्म कैसा है? ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेवफॉर्म हमको मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हमको ऐसा मिलता था, अब हमको एक कांस्टेंट वेवफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, विच इज दिस वायलेट कलर का वेवफॉर्म। और वेरिएशन कम हो गया, इसका कारण रिपल कम हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आज का होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, why do we need filters in power supply? करेक्ट, ये आंसर आपको लिखना है, वाई डू वी नीड फिल्टर्स इन पावर सप्लाई। फिल्टर का नीड लिखना है। तो फिल्टर का नीड क्या है? फिल्टर हमको क्यों लगता है? वेरिएशन कम करने के लिए, रिपल कम करने के लिए, या तो रिपल रिमूव करने के लिए, रिपल रिमूव करने के लिए। दैट इज द वर्क ऑफ। तो ये अनवांटेड कंपोनेंट को रेक्टिफायर से रिमूव करता है, रिपल कंपोनेंट को रिमूव करता है, विच इज अनवांटेड कंपोनेंट। ठीक है, तो आप ये होमवर्क करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप सबमिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। आज के मेरे लेक्चर के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज चिंता मत करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका जो भी डाउट है आप बिंदास मुझे भेजो। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑन व्हाट्सएप। और अगर मुझे लगा बहुत सारे लोगों को डाउट है तो आई विल कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।